ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा का 268वां सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र का अंतिम दिन भी काफी हंगामेदार रहा और विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच ही ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित किया गया। सदन की आज बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्हें सदन का नियत कामकाज स्थगित कर 4 विषयों पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत 18 नोटिस मिले हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से कोई भी नोटिस नियमों के अनुसार उपयुक्त नहीं पाया गया, इसलिए उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। विपक्षी सदस्य नोटिस खारिज किए जाने पर कड़ा विरोध जताते हुए हंगामा करने लगे और हंगामे के बीच उपसभापति ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को संसद की संयुक्त समिति को विचार के लिए भेजने का प्रस्ताव किया। इसके बाद सदन में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने और शैक्षणिक तथा सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को बगैर किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। विधेयक पर विचार के समय विपक्षी सदस्यों द्वारा भारी हंगामे और नारेबाजी की ओर ध्यान दिलाते हुए संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव रखा कि इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित कराया जाए, जिसे उपसभापति हरिवंश ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेम आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी लत लग जाती है और वो जिंदगी भर की बचत ऑनलाइन गेमिंग में खो देते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि इस ऑनलाइन गेमिंग की वजह से कई परिवार बर्बाद हो गए हैं और कई आत्महत्याएं हुई हैं। उन्होंने इस बारे में कई खबरों का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष के सदस्यों को चर्चा में भाग लेना चाहिए। जिस समय श्री वैष्णव ये बात कह रहे थे, विपक्ष के सदस्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे थे। श्री वैष्णव ने कहा कि जब समाज और सरकार के राजस्व के बारे में चिंता करनी होती है तो इन दोनों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा मध्यम वर्गीय परिवार के कल्याण को ही चुना है, हमेशा समाज के फायदे को ही चुना है, कभी इससे समझौता नहीं किया और इस विधेयक में भी समाज के कल्याण को ही प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग का हवाला देते हुए कहा कि समाज में जो एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए विधेयक लाया गया है। विधेयक में ऑनलाइन मनी गेमिंग या उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान हैं और इसमें पेश करने या विज्ञापन देने वालों के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों के प्रावधान हैं। ये विधेयक सभी तरह की ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, जिनमें पोकर, रमी जैसे गेम शामिल हैं। विधेयक में ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश या सुविधा प्रदान करने पर 3 वर्ष तक की कैद और या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मनी गेम का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की कैद और या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। मनी गेम से संबंधित वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देने पर 3 साल तक की कैद और या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार बार अपराध करने पर 3 से 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपए तक के जुर्माने सहित बढ़ी हुई सजा दी जा सकती है। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि विधेयक में प्रमुख धाराओं के तहत अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बनाने का प्रस्ताव किया गया है। सदन में विधेयक पारित होने के बाद उपसभापति हरिवंश ने दोपहर 2:28 पर कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित किया। 10 मिनट बाद बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति ने अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि हंगामे के कारण सदन में केवल 41 घंटे 15 मिनट कामकाज हो पाया। सदन का कामकाज सिर्फ
लगभग 39% रहा, जो बेहद निराशाजनक है। उन्होंने पूरे सदन से इस बारे में चिंतन करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि हंगामे के कारण सदन में कई महत्वपूर्ण कामकाज नहीं हो पाए। उन्होंने सदस्यों को इस बारे में गंभीरता से विचार करने की सलाह दी। इसके बाद उपसभापति ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। पूरे सत्र के दौरान एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के लगातार हंगामे और आसन के करीब आकर नारेबाजी करने के कारण एक भी दिन शून्यकाल और प्रश्नकाल सामान्य ढंग से नहीं चल पाए। साथ ही इस दौरान कोई गैर सरकारी कामकाज भी नहीं हुआ। उच्च सदन में प्राय शुक्रवार को भोजनावकाश के बाद गैर सरकारी कामकाज होता है। कांग्रेस समेत विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ था कि नियत काम को स्थगित कर नियम 267 के तहत एसआईआर मुद्दे पर सदन में चर्चा करवाई जाए, लेकिन आसन की तरफ से कहा गया कि चूंकि ये मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। सदन में 29 और 30 जुलाई को पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। इस चर्चा के दौरान सदन देर तक सुचारू रूप से चला और विपक्ष की ओर से कोई हंगामा नहीं किया गया। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराए गए। इनमें अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्समायोजन से संबंधित गोवा विधेयक, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, मणिपुर बजट और उससे संबंधित विनियोग विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक शामिल हैं। इनके अलावा आयकर विधेयक, कराधान कानून संशोधन विधेयक, भारतीय बंदरगाह विधेयक, खनिज और खनिज विकास विनियमन एवं संशोधन विधेयक, भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक और ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक भी हंगामे के बीच पारित किए गए। वर्तमान सत्र 21 जुलाई को प्रारंभ हुआ था और इस दौरान कुल 21 बैठकें हुई। 4 अगस्त को वर्तमान सदस्य एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन के कारण उनके सम्मान में बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। और अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा की कार्रवाई आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए और कुल 12 विधेयक पारित किए गए। गत 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर के साथ हुआ। 18 अगस्त को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। उन्होंने कहा कि सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, लेकिन लगातार नियोजित व्यवधान की वजह से सिर्फ 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर के लिए जा सके। उन्होंने कहा कि सत्र के प्रारंभ में तय किया गया था कि सत्र में 120 घंटे चर्चा और संवाद होगा। कार्य मंत्रणा समिति में भी इस बात पर सहमति थी, लेकिन लगातार गतिरोध और व्यवधान की वजह से मुश्किल से 37 घंटे ही इस सत्र में काम हो पाया। अध्यक्ष ने कहा कि जनता की सदस्यों से बड़ी उम्मीद रहती है कि वो उनकी समस्याओं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर संसद की मर्यादा के अनुरूप गंभीर और सार्थक चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा अथवा संसद परिसर में नारेबाजी करना, तख्तियां दिखलाना और नियोजित गतिरोध संसदीय मर्यादा को आहत करता है। इस सत्र में जिस तरह की भाषा और आचरण देखा गया, वो संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सदस्यों को अपने कार्य और व्यवहार से देश और दुनिया के सामने एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि सदन गरिमा, मर्यादा और शालीनता के साथ चले। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दल और सदस्य गंभीर विचार और आत्ममंथन करेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि उनका मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र दिल्ली सहित देश भर में नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन PMFME योजना को कार्यान्वित कर रहा है। ये योजना मुख्य रूप से एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाती है ताकि इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संदर्भ में पैमाने का लाभ उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार की सिफारिशों के आधार पर मध्य दिल्ली जिले के लिए बेकरी उत्पादों की ODOP के रूप में पहचान की गई है और इस योजना में खारी बावली और चांदनी चौक के आसपास मसाला समूहों सहित केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में ODOP के साथ गैर ODOP को भी सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। PMFME योजना के अंतर्गत मध्य दिल्ली में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए 20 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें एक ऋण मसाला आधारित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि जल राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, उनका कार्यान्वयन, संचालन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार का कार्य है। भारत सरकार की भूमिका चल रही परियोजनाओं के अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन में सभी आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन सुविधाओं में बैठने की व्यवस्था, पेयजल, रेस्ट रूम, सामान रखने की ट्रॉलियों समेत तमाम प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा हवाई अड्डे के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों टर्मिनल्स पर एग्जीक्यूटिव यात्री लाउंज भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि शहरों को आत्मनिर्भर और जल सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत का दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों में शुरू किया गया। 500 अमृत शहरों में सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत द्वितीय के प्रमुख चरणों में से एक है। जलाशयों का पुनरुद्धार, हरित स्थलों और पार्कों का विकास इस मिशन के अन्य घटक हैं। अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशा निर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता और कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि अमृत योजना का दूसरा चरण दिशा निर्देशों में जंक्शन सुधार, सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन और फ्लाईओवर निर्माण कार्यों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए राज्य द्वारा अमृत योजना के दूसरे चरण के तहत इस संबंध में कोई भी प्रस्ताव भेजा नहीं गया है। श्री साहू ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का कार्यान्वयन कर रहा है। PMAY-U के कार्यान्वयन के अनुभवों से हासिल सीख के आधार पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु 1 नवंबर 2024 से PMAY-U के दूसरे चरण में सभी के लिए आवास मिशन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर मंत्रालय द्वारा अब तक PMAY-U के द्वितीय चरण के अंतर्गत 7 करोड़ 15 लाख आवासों सहित कुल 119 करोड़ 31 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।